बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें कि एडमंड स्पेंसर एज अ पोएट। एडमंड स्पेंसर को ना एक क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा। एक तो एडमंड स्पेंसर का आता है कि जी ये जो फेरी क्वीन है ये शायद कोई एलेगरी है। एलेगरी वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था। नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि एडमंड स्पेंसर एज इज द, उसको टाइटल दिया गया पोएट्स पोएट। ठीक है, कि वो पोएट का पोएट था, यानी कि बहुत सारे पोएट्स का पोएट था, यानी कि पोएट्स का उस्ताद था। और वो कैसे था? अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें नॉर्मली जो है हम क्या करते हैं, जो स्टाइल होता है ना पोएट का, हम वो लिखते हैं कि आखिर उसकी क्या ऐसी स्पेशलिटी थी, क्या उसकी ऐसी इंडिविजुअलिटी थी, उसके काम में ऐसा क्या जो है उसके काम में ऐसी क्या इनोवेशन थी जिसकी बेस पे उसको इतना बड़ा टाइटल या इतना बड़ा लेबल दिया गया। ऑब्वियसली अगर किसी पोएट को अगर कोई टाइटल मिलता है तो उसके काम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी बेस पे उसको एक बड़ा टाइटल दिया जाता है। और आज अगर ये जो पोएट्स हैं जो आप क्लासिकल पोएट्स पढ़ते हैं और उनके नाम आज भी जिंदा हैं, आखिर क्यों है? क्या इन्होंने ऐसी, क्योंकि शायरी तो हर कोई भी करता है, लेकिन ये चंद एक पोइट्स ही आपके सिलेबस में या इंटरनेशनल लेवल पे ये किताबें क्यों पढ़ाई जाती है, जिसमें फेरी क्वीन है, देन मिल्टन है, या इस तरह इन सब की कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी है जो कि या तो इनके बाद आने वाले पोइट्स के लिए वो एक रास्ता खोल गया कि अच्छा इस तरह भी हमने पोइट्री करनी है। तो यहाँ पे देखें उसने क्या लिखा है। The first really commanding figure in Elizabethan period and one of the chief of all English poets is Edmund Spenser। ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड जब क्वीन एलिजाबेथ का एरा था जिसमें जो है बहुत ज्यादा पोइट्री को फरोग मिला, पोइट्स को बहुत ज्यादा सराहा जाता था, उसमें एक चीफ ऑफ ऑल इंग्लिश पोइट्स जो है वो एक अदद जो है हमारा एडमंड स्पेंसर भी था। Spencer was called the poet's poet and was admired by William Wordsworth, John Keats, Lord Byron, and Alfred Lord Tennyson, among others. The language of his poetry is purposely archaic, reminiscent of earlier works such as the Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer and Two Canzoniere of Francisco Petrarca, whom Spencer greatly admired. ठीक है, लैंग्वेज ऑफ उसकी उसकी जो पोइट्री थी, देखें इसकी जो पोइट्री थी वो 16th सेंचुरी पोइट्री थी, ठीक है, जिसमें रेनेसेंस स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसमें क्या था, इस प्रपोजली आर्काइक रेमिस्टेंट ऑफ अर्लियर वर्क, उसके अंदर कुछ रेमिस्टेंट जो बाकियात थी अर्लियर वर्क्स की वो उसके अंदर थी। चौसर जो है, कैंटरबरी टेल्स जो है चौसर, ये 14th सेंचुरी पोइट था, यानी कि इट मींस कि इसने बिफोर जो 16th सेंचुरी पोइट्स हैं उनके कुछ जो इंडिविजुअलिटी थी या उनकी कुछ ऐसी चीजें जो कि बड़ी मैटर करती थी या भुला दी गई थी, उनको उसने अपनी पोइट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। एंड द टू कैंजोनियर ऑफ फ्रांसिस्को पेट्रार्का, ठीक है, और टू कैंजोनियर ऑफ फ्रांसिस्को पेट्रार्का, जिसको स्पेंसर बहुत ज्यादा एडमायर करता था, दो लोगों को, चौसर को और फ्रांसिस्को पेट्रार्का को। ठीक है, इसको पेट्रियार्च भी कहते हैं, ये इटालियन पोइट था जिसको इवन चौसर ने खुद बहुत एडमायर किया, व्हाइट एंड सरे ने एडमायर किया, जॉन डन ने एडमायर किया, तो ये वो इटालियन पोइट था। स्पेंसर्स एपिथेमेलियन इज द मोस्ट एडमायर्ड ऑफ इट्स टाइप इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसकी ये जो एपिथेमेलियन थी, एपिथेलेमियन इज द मोस्ट एडमायर्ड टाइप इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये एपिथेलेमियन क्या होता है, आप लोगों की यूनिवर्सिटी और सरगोधा में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, या आपने याद करना है, ठीक है। इट वाज रिटन फॉर हिज वेडिंग टू हिज यंग ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, ठीक है, लिखी क्यों थी उसने? फॉर हिज वेडिंग टू हिज यंग ब्राइड, ठीक है, अपनी दुल्हन के लिए उसने लिखी थी, एलिजाबेथ बॉयल। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 365 लॉन्ग लाइन्स corresponding to the days of the year, 68 short lines representing the sum of 52 weeks, 12 months and 4 seasons of annual cycle, and 24 stanza corresponding to diurnal and sidereal hours। ठीक है, ये एपिथेलेमियन थी जिसको उसने लिखा था।
स्पेंसर मास्टरपीस इज द ह्यूज एपिक पोएम द फेरी क्वीन। अब एपिथैलेमियन के बाद पहली बात ये उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, ठीक है, उसको टाइटल क्या दिए गए, एंड देन जो है उसने किस कौन से सॉरी कैसी कौन सी पोइट्री लिखी, कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखी, देन उसने कौन सी पोएम लिखी जो कि हाईली जो है एडमायर की गई। तो स्पेंसर का जो मास्टरपीस है वो क्या थी, उसकी ह्यूज एपिक पोएम थी जिसको फेरी क्वीन कहा जाता है। द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ द फेरी क्वीन वर पब्लिश्ड इन 1590 एंड सेकंड सेट ऑफ 3 बुक्स वर पब्लिश्ड इन 1596। This extended poem deals with the adventures of knights, dragon, ladies in distress, etc. ठीक है, एक्सटेंडेड पोएम थी। एक्सटेंडेड मीन के लेंदी पोएम थी, एक्सटेंड कर दी गई यानी कि लंबी थी काफी पोएम, और उसके अंदर एडवेंचर्स थे नाइट के, और नॉर्मली एपिक्स के अंदर हम यही चीजें देखते हैं, नाइट्स, ड्रैगन, लेडीज इन डिस्टेंस, एंड इट इज आल्सो एन एक्सटेंडेड एलेगरी अबाउट द मोरल लाइफ एंड व्हाट मेक्स फॉर अ लाइफ ऑफ वर्च्यू। और ये जो है एक एक्सटेंडेड एलेगरी थी मोरल लाइफ के बारे में, और व्हाट मेक फॉर अ लाइफ वर्च्यू, और एक इंसान की जिंदगी की कामयाबी या उसकी अच्छाई, बट मेक्स फॉर अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, के एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंसान मतलब ऐसे कुछ तरीके कि जो इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने पे या नेकी के रास्ते पे गुजारने पे मजबूर करता है। Spencer originally indicated that he intended the poem to be 12 books long. Spencer originally उसने ये indicate किया कि वो intend करता है poem to be 12 books long, ठीक है, कि उसकी इंटेंट कहते हैं उसकी ये इरादा उसका ये था कि ये 12 किताबें तकरीबन हो। सो देयर इज सम आर्गुमेंट अबाउट वेदर द वर्जन वी हैव इज इन रियल सेंस कंप्लीट। तो कभी कभार एक आर्गुमेंट हमारे सामने आता है क्या ये वर्जन कंप्लीट कभी हुआ था या नहीं हुआ था। फिर एडमंड स्पेंसर जो है उसकी एक जो क्वालिटी थी या उसका एक स्टाइल या फिर उसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी थी, लर्नड एंड वेल वर्स्ड इन लिटरेचर। क्यों उसको पोएट कहा जाता था, क्योंकि वो लर्नड एंड वेल वर्स्ड इन लिटरेचर वो जो है उसको कहा जाता था। अच्छा, जब हम कोई टाइटल लेके चलते हैं ना या कीवर्ड लेके चलते हैं, उसको हमने क्या करना होता है, हमने बार बार रिपीट करना होता है। हम ये कह सकते हैं कि स्पेंसर जो है उसको पोएट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक लर्नड एंड वेल वर्स्ड इन लिटरेचर था। या one more quality to give him that title is that he is learned and well versed in literature। ठीक है, हम इस तरह से कहते हैं क्योंकि जो कीवर्ड होता है ना क्वेश्चन के अंदर, अगर आप बेटा उसको हर पैराग्राफ के अंदर रिपीट करते हो और इन हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर लिखते हो तो वो आपको बड़े मार्क्स दे जाता है। ठीक है, स्पेंसर जो है वो लर्न मैन था, वेल वर्स्ड इन लिटरेचर एंड माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम as well as in literature of his own age. Spencer has read widely of ancient literature and in his own work reference to Ovid, Homer, Aristotle, Ronsard, Petrarch, Tasso, etc. are frequent. No one therefore can hope to understand and enjoy the poetry of Spencer who is not familiar with the classical mythology, classical literature, pastoral tradition of Greece and Rome, the philosophy of Aristotle and Plato. In other words, Spencer is not for the common man, he is for the learned few. He is really a poet's poet and not a poet for all and sundry। ठीक है, अदर वर्ड्स में स्पेंसर जो है वो एक कॉमन मैन नहीं था, वो ही इज फॉर लर्न फ्यू, चंद एक पढ़े लिखे लोगों में से वो एक था, और वो वाकई पोएट था। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा ये कीवर्ड है इसका, ठीक है, कि वो पोएट था। तो हम क्या करते हैं जब हम एग्जाम में लिखते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं पैराग्राफ के स्टार्ट में या पैराग्राफ के एंड में एक कीवर्ड जो कि क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लिखा तो हम इसको ये लिखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो टाइटल दिए जाते हैं राइटर्स को, हम उनको बार बार ऐड करते हैं क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन की जो वर्थ होती है, जो आपकी आंसर की वर्थ होती है बेटा, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में मैं इतना बता दूं बेटा, 300 नंबर आते हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों ने 300 नंबर लेके दिखाने हैं, मुझे आपके 300 नंबर चाहिए पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में। मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेरा कोई बच्चा जो है ना, मेरा कोई स्टूडेंट वो मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट डिव लेके आए। मुझे आप लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 2 के नंबर मिला के मुझे आपके 600 नंबर चाहिए।
तो ये सोच के आप मैम से पढ़िएगा और अपना टारगेट आपने 600 बनाना है। 550 भी आ जाते हैं, 570 भी आ जाते हैं, 600 पे बेटा कोई कोई पहुंचता है। मुझे आपके 600 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो उसमें अब आपने क्या चीज गौर करनी है कि जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना, आपने उनके ऊपर फोकस करना है कि हमने बस, ये हमारे उस्ताद की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे के जो है ना 600 नंबर आने चाहिए। तो आपके अब 600 नंबर आने चाहिए और हर हाल में आने चाहिए। उसके लिए बेटा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं, आपने वो फॉलो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है नोबल नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट उसको पोइट पोइट क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसका एक नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ पोइट्री था। स्पेंसर गेव टू द पोएट्स नॉट ओनली फॉर हिज ओन एज बट ऑफ ऑल एजेस a high and noble conception of their calling. Together with Plato, Ovid, and Horace, he believed that the poet was created like God and so shared some of his immortality. ठीक है। अब क्या था, प्लाटो, ओविड और होरस के साथ वो ये बिलीव करता था कि पोएट वाज अ क्रिएटर लाइक गॉड, कि पोएट जो है वो एक क्रिएटर है। आप देखें, ये देखें प्लाटो, ओविड, होरस, आपको पता है ग्रीक में पोएट को पोएन कहा जाता था, POEN, पोएन। और पोएन का मतलब होता है क्रिएटर, ठीक है। ग्रीक्स में पोएट को क्रिएटर कहा जाता है और पोएट को प्रॉफिट भी कहा जाता है, ठीक है। लैटिन में, ग्रीक्स में पोएट को बहुत इम्तियाज हासिल था इस वजह से, बिकॉज देखें आप कभी इंडियंस को देखें ना, ये गाना, डांस, शायरी, ये सारी चीजें उनके मजहब में है। दैट्स व्हाई उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो बड़े हाई क्वालिटी के होते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे दीन में क्योंकि म्यूजिक मना है, नाच गाना मना है, इस वजह से दैट्स व्हाई उस तरह से हमारी मूवीज नहीं बनती। लेकिन उनके दीन का हिस्सा, उन्होंने होली में भी नाचना है, उन्होंने जो करना है वो करना है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में इंसान जब खुश होता है तो वो अल्लाह को सजदा करता है। हम जब परेशान भी होते हैं तब भी हम अल्लाह को सजदा करते हैं। लेकिन जो ग्रीक्स थे ना, ग्रीक्स थे, उनके भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी कभी मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स, अगर ग्रीक्स को समझना है तो आप इंडियन कॉन्सेप्ट्स देख लें, ठीक है। वो भी उसी तरीके से बलि देते हैं, उसी तरीके से जो है डांस करते थे, डायनासोर्स के मेले होते थे। ये मैं आपको जब कभी फर्दर आपको ग्रीक्स के बारे में पढ़ाऊंगी ना तो आप फिर देखिएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लाटो, ओविड, होरस जो है वो ये बिलीव करते थे कि पोएट जो है वो एक क्रिएटर है लाइक गॉड, सो ही शेयर्ड सम ऑफ हिज इमोर्टैलिटी। तो वो उसकी इमोर्टैलिटी को शेयर करता है, क्योंकि पोएट जो वर्क करता है वो इमोर्टल होता है, वो कभी भी फना नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, वो जब से है अब तक, अजल से अब तक रहेगा। The poet should work with faith and devotion because he was sure to be rewarded with immoral fame. और वो जो है उसको फेथ और डिवोशन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि he was sure to be rewarded with immoral fame, क्योंकि ये श्योर है कि उसको रिवॉर्ड किया जाए विद immoral fame। He believed that, सॉरी, इमोर्टल बेटा, ये इमोर्टल फेम है। इमोर्टल हमेशा रहने वाली, दायमी। मोर्टल, मोर्टल मैन जो है वो मॉर्टल है, और जो गॉड है वो इमोर्टल है। इसी तरीके से जो आर्ट है वो हमेशा इमोर्टल होता है। जो चीज अजल से यूनिवर्सल जो भी चीज होगी वो इमोर्टल होगी, ठीक है। अजल से अब इंसान मर जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा रहती हैं। ही बिलीव दैट पोएट्री वाज डिवाइन गिफ्ट बेस्टोड अपॉन अ फ्यू फेवर्ड मोर्टल्स, ठीक है। स्पेंसर ये बिलीव करता था कि पोइट्री एक डिवाइन गिफ्ट है, बेस्टोर्ड अपॉन अ फ्यू फेवर्ड मोर्टल्स, ठीक है, जो कि इनायत की गई है कुछ फेवर्ड, चुने हुए मोर्टल्स, इंसानों, यानी कि अल्लाह ने इंसान को चुना है कुछ काम करने के लिए। और स्पेंसर का ये कहना था कि गॉड जो है वो कुछ चुने हुए मोर्टल्स को, इंसानों को चुनता है ताकि वो ये काम कर सके। हर बंदे के बस की बात नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ ना बेटा, नेकी करना, हम क्या पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि नहीं है कोई नेकी जब तक कि अल्लाह ना चाहे, और नहीं है कोई बुराई जब तक, हम बुराई से बच नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, हम यही तो कह रहे हैं अल्लाह ताला को, या अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर, तेरे चुने बगैर ना तो मैं अच्छाई कर सकती हूँ, ना मैं लोगों की खिदमत कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। और तेरे बगैर मैं किसी नेकी पे कायम भी नहीं रह सकती जब तक कि तू ना चाहे।
ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम यही तो अल्लाह को कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम, बेशक तू हर चीज पे कादिर है। ठीक है, तू कादिर है, मैं तो अपनी जात में भी कादिर नहीं। मेरी जात से भी जो करवाना है ना, अगर तूने फायदा करवाना है तो तू ही कराएगा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो इरादे करती हूँ फिर टूट जाते हैं, फिर इरादे करती हूँ फिर टूट जाते हैं, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई ये एक डिवाइन गिफ्ट है, एक बेस्टोड है, एक डिवाइन गिफ्ट है जो कि बेस्टो ब्लेस किया जाता है अपॉन सम फेवर्ड पीपल, कुछ चुने हुए लोगों को। ठीक है, कुछ चुने हुए मोटल्स, कुछ इंसानों को जो है वो ये टास्क दिया जाता है, लेकिन वो भी गॉड गिफ्टेड होते हैं। इट कुड नॉट बी हैड बाय लेबर और लर्निंग, और ये लेबर और लर्निंग का काम नहीं है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ सेलेस्टियल आसमानी इंस्पिरेशन। ठीक है, इंसान को जैसे हम कहते हैं ना वही हो जाना, इल्हाम हो जाना, बाज औकात आप जिंदगी में बैठे होते हैं, आपकी जिंदगी एक टर्न ले लेती है, तो वो कहते हैं ये कोई सेलेस्टियल इंस्पिरेशन होती है। व्हाट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन इज योर थॉट। आप अचानक से बैठे बैठे इंस्पायर हो जाते हैं, आपकी जिंदगी का एक विजन बनता है, आप उस इंस्पिरेशन को लेके, आप उस विजन को लेके आगे चलते हो। एक्चुअली हम लोग क्यों मुरझाए हुए लोग हैं? हमारा विजन ही नहीं है, हमारी इंस्पिरेशन नहीं है, हम बार बार टूट जाते हैं, हम बार बार गिर जाते हैं। दैट्स व्हाई हम कायम नहीं रह सकते। ठीक है, द सेलेस्टियल इंस्पिरेशन, बिकॉज ग्रीक्स के अंदर भी मैंने आपको बताया पोइट्स को क्या कहा जाता था, प्रॉफिट्स कहा जाता था, उनको क्रिएटर्स कहा जाता था, गॉड के बराबर का उन्होंने उनको दर्जा दिया हुआ था। ठीक है, तो सेम इज द केस, स्पेंसर का ये कहना था, ऑल दो इसके ये मतलब वो इटालियंस को, ग्रीक्स को जरूर फॉलो करता था, लेकिन था तो वो बेसिकली प्रोटेस्टेंट ना, क्रिश्चियन ही था। तो वो ये कहता था, उसका ये मानना था कि ये जो पोइट्री है वो सेलेस्टियल इंस्पिरेशन है, दैट इज नॉट, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तो वो क्या कहते हैं, पोइट्री वाज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स एंड मैन कुड नॉट बी इट्स इंटरप्रेटर्स अनलेस दे वर consecrated for their birth and dedicated to this ministry. रैनविक ने ये कहा था कि पोइट्री जो है वो बेसिकली ये लैंग्वेज ऑफ गॉड्स है। ठीक है, और मैन कुड नॉट बी इंटरप्रेटर्स अनलेस, इंसान उस वक्त तक इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। दे वर कॉन्सिक्रेटेड फ्रॉम देयर बर्थ, जब तक कि वो बर्थ से, कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ ही इस तरह के होते हैं, अल्लाह उनको बना देता है वैसा। एंड डेडिकेटेड टू देयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री बेसिकली रिलीजन को कहते हैं, और वो डेडिकेट होते हैं टू देयर रिलीजन। रेनविक का ये कहना था, इट इज हाई सेंस ऑफ अ वोकेशन व्हिच डिफरेंशिएट्स स्पेंसर फ्रॉम अदर पोएट्स। ठीक है, ये जो है हाई सेंस ऑफ वोकेशन थी स्पेंसर के, ये जो बिलीव्स थे ना पोइट्री के बारे में, एक्चुअली वो उसको थोड़ा इम्तियाज देते थे, उसकी एक इंडिविजुअलिटी थी बाकी पोइट्स के मुकाबले में, और मेक्स हिम द लीडर एंड द प्रिंस ऑफ द पोएट। ठीक है, प्रिंस ऑफ द पोएट भी इसका टाइटल है। Spencer was truly an inspired woman, source of inspiration for others. उसके बाद पेट्रियोटिक पोएट, ये तो हो गया जी उसके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, वो पोइट्री को समझता क्या था। अब पेट्रियोटिक पोएट, पेट्रियोट किसे कहते हैं? अपनी जमीन से मोहब्बत करने वाला। ठीक है, कल वो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके। ठीक है, आप कभी उसकी पोइट्री को गौर से सुनिएगा। ठीक है, उसकी पोइट्री को गौर से सुनिएगा, मुझे नहीं पता किस शायर ने लिखा है, लेकिन दैट इज रियली वेरी, मतलब इतना अच्छा वो उन्होंने बनाया वो सॉन्ग कि ये वतन तुम्हारा है तुम पास, मैं जब भी उसको सुनती हूँ ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो हम तो सिर्फ उनवा थे। ठीक है, और नूरे कारवां तुम हो, यानी कि हम तो उनवान थे, जो लीडर्स थे, और नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द यूथ कि उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। तो दैट इज बेसिकली, तो जो पेट्रियट्स होते हैं अपने वतन के लिए जो काम करते हैं, ही इज वन ऑफ दैट। और वो एक चीज मैं आपको बताती चलूं पाकिस्तान के बारे में, वैसे तो लोग बड़ी बुराइयां करते हैं, पाकिस्तान की अच्छाइयों में से एक अच्छाई ये है, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, सबसे ज्यादा गाए जाते हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। और एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं आम इंसान से लेके सिंगर से लेके हर कोई गाता है।
ठीक है, तो पाकिस्तान वो मुल्क है। एक और भी चीज आपको बताती चलो, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा उलमा उठे हैं और वो पूरी दुनिया में फैले हैं। ठीक, तो ये वाकई एक सरजमीन जो है ना, ये हमारी पाक सरजमीन है, ये साफ सुथरी सरजमीन है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। ये जो है मौजूदाना तौर पे वजूद आई है। पहली जो सरजमीन थी वो मदीना की रियासत थी, जो एक इस्लामिक रियासत थी, उसके बाद पाकिस्तान बना है। और जब मदीना बनी थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे यहाँ से खुशबू आती है, और यहाँ पे उस वक्त कोई मुस्लिम नहीं रहता था। ये तो वो सिंध क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतह किया था तो इस्लाम तो फिर फैला था यहाँ पे। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम नहीं फैला था, हम अजमी हैं। ठीक है, और एंड में जो क्यामत से पहले जो दीन फैलना, वो इसी रास्ते से फैलना। बस दुआ करें अल्लाह हमें चुन ले, दीन ने फैल जाना है। अफगानिस्तान में जो हो गया, दीन तो फैल जाना है। ठीक है, लेकिन दुआ करें कि वो 100 शहीदों में हमारा नाम आ जाए। ठीक है, कि या अल्लाह तेरे रास्ते पे हम भी निकले थे, कभी हमने भी कोई काम किया था तेरे तेरे लिए, क्योंकि ये डिग्रियां बेटा आगे काम नहीं आनी। जो बंदा अल्लाह के रास्ते पे अपनी स्टैंप लगवा के चला जाएगा ना, वो कामयाब है। ये मेरी डिग्री की कोई वैल्यू है, आसमा शेख नाम की कोई वैल्यू है? मर जाऊंगी, खत्म। अल्लाह के यहाँ वो है कि अल्लाह के लिए क्या करके है। ठीक, तो दैट इज बेसिकली अपनी जमीन से मोहब्बत, अपने जो है रिलीजन से मोहब्बत, अपने अल्लाह से मोहब्बत, अपने बंदों से मोहब्बत, अपने इर्द गिर्द से लोगों से। ये आपकी पेट्रियोटिज्म होती है, ठीक है, आपकी पेट्रियोटिक थॉट्स होती हैं। तो जब कोई पाकिस्तान की बुराई करता है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मुझे अपनी जमीन से मोहब्बत बड़ी, मुझे पता है पाकिस्तान क्या है। तो हम जब एक चीज को ऑन करते हैं ना, फिर आपका दिल दुखता है जब कोई इसको बुरा कहता है। ठीक है, द एज ऑफ स्पेंसर वाज एन एज ऑफ इंटेंस पेट्रियोटिज्म। एज ऑफ स्पेंसर जो है वो एज ऑफ इंटेंस पेट्रियोटिज्म थी। ये इंटेंस पेट्रियोटिज्म वाई, शिद्दत पसंदी क्यों थी? क्योंकि उसमें कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान एक शिद्दत पसंदी आ गई थी। इन वॉर, ट्रैफिंग एंड एक्सप्लोरेशन, इंग्लैंड कुड ऑलरेडी होल्ड हर ओन विद द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लैंड के लिए हर क्यों यूज हुआ है, कोई बताएगा? कई दफा मैंने ये ग्रामर बताई है आप लोगों को। इंग्लैंड के लिए हर क्यों यूज हुआ है? एनीवन? हिज क्यों नहीं है? हाँ जी बेटा, जो अर्थ है ना, यूनिवर्स है, उसके लिए शी यूज होता है। समझ रहे बात? अर्थ जो होगी पाकिस्तान के लिए भी हर ही यूज होगा, पाकिस्तान सरजमीन है ना। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं उनके लिए हर यूज होता है। समझ रहे बात को? ठीक है, ये हालांकि ये कोई फीमेल नहीं है, लेकिन इनके लिए हर यूज होता है। जो भी नेशन होगी उसके लिए हर यूज होगा, पाकिस्तान के लिए हर यूज होगा। ठीक है, कोई भी मुल्क होगा उसके लिए हर यूज होगा, कोई जमीन होगी उसके लिए हर यूज होगा। तो ये इन वॉर ट्रैफिक, इंग्लैंड कुड ऑलरेडी होल्ड हर ओन विद नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, बट शी लैग्ड। अब देखें, इंग्लैंड के लिए शी लैग्ड क्या है, फार बिहाइंड इन द डोमेन ऑफ पोइट्री। लेकिन वो बहुत पीछे रह गई थी पोइट्री में। चौसर नो डाउट had written great poetry, but he could not equal the performance of great conventional poets. ठीक है, चौसर जो है, नो डाउट उसने बहुत ग्रेट पोइट्री लिखी, बट ही कुड नॉट इक्वल द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेट, लेकिन वो ग्रेट कन्वेंशनल पोइट्स, जो ट्रेडिशनल पोइट्स है, उनके बराबर गाने लिख सका, बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न। This was Spencer's mission and he performed it successfully. He set out to endow England with a poetry great in kind, in style and thought. He showed the world that modern England was capable of poetry as great as that of any other age and country, that he had her share of poetic power of art and learning. Structure of Spenserian stanza and sonnet, वो देख लेते हैं। Spencer used a distinctive verse form called the Spenserian stanza in several works, including the Fairy Queen. The stanza's main meter is iambic pentameter, with a final line in iambic hexameter, having 6 feet of stresses, known as Alexandrine, and the rhymic scheme is this. ठीक है, A B B C B C C उसकी जो है। और ये क्या था, उसका मेन जो मीटर था वो इएम्बिक पेंटामीटर था। ठीक है, इएम किसे कहते हैं? जो है वन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को। हाँ जी बेटा, इएम्बिक पेंटामीटर जरा बताइए क्या होता है?
मैम आयम्बिक वो वाले होते हैं जैसे सिलेबल हम यूज करते हैं ना, जैसे डिफाइन है, डिफाइन में जो डी है वो फर्स्ट है और फाइन है वो जो सेकंड सिलेबल है। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड वाला जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। और पेंटामीन 5। हाँ ठीक है। और फिर इयम्बिक पेंटामीटर विद अ फाइनल इयम्बिक हेक्सामीटर। पेंटामीटर क्या होता है बेटा? व्हाट इज मीन बाय पेंटा? पेंटा मीन 5 मीटर। यस मैम, उसके वो जो पोएट्री में यूज किए जाते हैं उनमें मीटर को फीट या फुट भी कहते हैं ना। बिल्कुल। एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस जो सिलेबल होता है उसको मीटर कहते हैं। यस मैम, आई और एम। वो उस लाइन। हाँ, जी और वो क्या होता है? मैम, वो जैसे मतलब वो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, उनमें फिर देखते हैं कितने, अगर उसमें 5 होते हैं तो पेंटामीटर हो हाँ जाता है। जी, मैम तो एग्जैक्टली, इस तरह से। बिल्कुल। और अगर वो 6 होता है, 6 शीट्स, देखें यहाँ पे, देखें हैविंग 6 शीट्स और स्ट्रेसेस, तो हेक्सामीटर। हेक्सामीटर। क्योंकि हेक्सा मीन 6 होता है, मीटर मीन मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है वो 1 मीटर बनाता है, और आई एम बेसिकली 1 मीटर को कहते हैं। ठीक है, आई एम की जो डेफिनेशन है हम कहते हैं वो, उसकी साउंड ऐसे होता है, टी टम टी टम टी टम। तो अगर ये 5 हो जाए, 5 मीटर्स हो जाए हमारे इकट्ठे, तो हम कहते हैं ये पेंटामीटर्स हैं। और अगर ये 6 लाइन हो जाए विद द फाइनल लाइन इयम्बिक हेक्सामीटर हैविंग 6 फीट ऑफ स्ट्रेसेस, अगर उसके फीट 6 फीट या स्ट्रेसेस हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो हेक्सामीटर है, और इसको हम अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए हैं बात को? उस दिन वो हमारा लेक्चर वैसे ही रह गया था आयम्बिक पेंटामीटर का, और मैं आप लोगों को परसेंट पे थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी। हम लोगों ने ये किया था आयम्बिक पेंटामीटर और हेक्सामीटर जब हम स्पोकन का कोर्स कर रहे थे। मैं स्पोकन का कोर्स कर रही थी ना, उस वक्त मेरे बड़े स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेवल और बड़े क्लियर हुए थे। और इसी तरह साउंड्स जो है वो बड़ी, आप लोग जब मास्टर्स करोगे ना, आप हमारा स्पोकन का कोर्स जरूर करना। उसके अंदर हमने ये सारा बताया कि स्ट्रेसेस क्या होते हैं, वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस कैसे देते हैं, इसी तरह डार्क एंड लाइट कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क एंड स्मॉल, जैसे लेमन, लेमन, ठीक है, ब्लश, ठीक है। अब ब्लश में एल जो है उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं है, तो ये लाइट एल है। लेमन जो है इसके ऊपर स्ट्रेस है, तो दैट इज द डार्क एल। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने वो, वैसे तो 3 मंथ्स का था, फिर हम लोगों ने उसका थोड़ा सा इस तरह से कोर्स डिजाइन किया कि वो 1 मंथ का फिर रह गया था। मतलब हमने खुद इस तरह से किया था कि स्टूडेंट्स आए, वो जल्दी जल्दी मेन चीजें पढ़े और वो आगे चले। तो आप लोग वो जरूर कीजिएगा। वाटर, यस, वाटर इज ऑल्सो आई एम वे वाटर, एग्जैक्टली। ठीक, अब यहाँ पे देखें, स्पेंसरियन सोनेट इज बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ पेट्रार्कन सोनेट एंड द शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी थी वो क्या थी? वो एक्चुअली 14 लाइंस पोएम थी, जिसमें 2 क्वार्ट्रेन्स थे, यानी कि 4 लाइन स्टैंजा। क्वार्ट्रेन कहते हैं 4 लाइन स्टैंजा को, सेसेट 6 लाइन स्टैंजा को, एंड कॉपलेट 2 लाइन स्टैंजा। ठीक है, कॉपलेट 2 लाइन स्टैंजा को कहते हैं। तो पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी थी वो एक्चुअली 14 लाइंस थी, जिसमें 8 लाइंस एंड देन 6 लाइंस, यानी कि 2 क्वार्ट्रेन्स इक्वल टू 1 ऑक्टेव होता है। 2 क्वार्ट्रेन, 1 क्वार्ट्रेन इज इक्वल टू 4 लाइन स्टैंजा, एंड 1 ऑक्टेव इज इक्वल टू 8 लाइन स्टैंजा। ठीक है, 8 लाइन स्टैंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं। तो 2 क्वार्ट्रेन्स आर इक्वल टू 1 ऑक्टेव। ठीक है, तो एक ऑक्टेव होता था उसके अंदर और एक सेसेट होता था। सेसेट मीन 6 लाइन स्टैंजा होता था, उसको हम सोनेट कहते थे। और सोनेट के अंदर ये होता है कि पहली 8 लाइंस के अंदर कोई मुद्दा बयान होता है, कोई प्रॉब्लम बयान होता है, और आखिरी 6 लाइंस में उसका सोल्यूशन बयान होता है। बाद में इसी पेट्रियार्कन सोनेट को फॉलो किया फिर शेक्सपियर ने। इट इज सिमिलर टू शेक्सपियरियन सोनेट इन द सेंस दैट इट सेट अप बेस्ड मोर ऑन 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कॉपलेट। अब शेक्सपियरियन सोनेट ने किस तरीके से इसको सेट किया? उसने 3 क्वार्ट्रेन्स थे। पेट्रियार्क की 2 सोनेट्स थी, सॉरी 2 क्वार्ट्रेन्स थे, एंड 1
सेसेट था, 1 6 लाइन स्टैंजा था। लेकिन इसने क्या किया, इसको 3 क्वार्ट्रेन्स कर दिया और एक कॉपलेट। कॉपलेट कहते हैं 2 लाइन स्टैंजा को। आ सिस्टम सेट अप बाय, अब ये 4 3s are 12 and 2 फिर वही 16। तो व्हाट इज सोनेट? सोनेट इज बेसिकली 16 लाइन पोएम, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हर पोएट की सोनेट फॉर्म डिफरेंट है। अगर आप पेट्रियार्क की कहेंगे तो वो ट्रेडिशनल सोनेट फॉर्म है, दैट इज इक्वल टू 2 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 सेसेट, ठीक है, 6 लाइन स्टैंजा। टोटल वो भी 14 लाइंस ही थी। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी उसने 3 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 कॉपलेट, अगेन 14 लाइंस पोएम हो गई ना सोनेट जिसे कहा जाता है। However, it is made more like patriarchal tradition. In fact, that conclusion follows from argument or issue set up in the earlier quatrains. Services to English versification देख लेते हैं। Spencer service to English style, diction and versification are innumerable. He demonstrated that the English language was as capable of subtlety and emotion as any that boasted of their magnificence. In this age, the English language and grammar was still in a flux, and Renwick points out he treated English language as it is belonged to him and not he to it. रेनविक ने पॉइंट आउट किया था कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे ट्रीट किया एज इट बिलोंग टू हिम, ठीक है, जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे बिलोंग करती है, ना कि वो खुद इस इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करता है। He coined new words, imported many of France and Italy, ठीक है, उसने उसके अंदर बोरो किए थे, कॉइन किए थे न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है, इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस एंड इटली, उसने बोरो किए कुछ वर्ड। देखिए हमारी भी जैसे उर्दू में हम शायरी पढ़ते हैं तो फारसी के, अरेबिक के काफी वर्ड्स हैं जो कि हम बोरो करते हैं, बोरो किए गए हैं ना उर्दू के अंदर। उर्दू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फारसी एंड अरेबिक। और इसी तरीके से उसने भी, क्योंकि उस वक्त की जो स्टेटली लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, तो फ्रांस और इटली ऑब्वियसली जो स्टेटली लैंग्वेज होते हैं, जैसे आज हम अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, तो इंग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा, ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे इनसे, ठीक है, क्योंकि स्टेटली लैंग्वेज थी, वेल डेवलप्ड नेशंस थी। पैसे को सलाम है, हम भी पैसे वालों को देख के, और जिनके पास डिग्री होती है, ये 2 मैयर्स है हमारे पास। हालांकि कोई मैयर नहीं होता कि जिसके पास डिग्री है तो वही इज्जत वाला होता है और उसी को हमने फॉलो करना है। हम उनको रोल मॉडल्स बना देते हैं, ठीक है, इसी की वजह से हम अंग्रेजों को हमने रोल मॉडल बनाया हुआ। तो and saved many an obsolete word from oblivion in order to further increase the vocabulary he used term। तो उसने बहुत सारे इंपोर्ट किए थे, बोरो किए थे वर्ड्स, ठीक है, in English in order to further increase the vocabulary he used terms of hunting and hawking, of seamanship, of art, of archery, of armory and law and philosophy। और in order to further increase the vocabulary उसने terms of hunting and hawking यूज की, सीमैनशिप की टर्म्स यूज की, आर्ट की, आर्चरी की, आर्मरी, आर्चरी तो आपको पता ही है ना, तीर कमान। आर्मरी यानी कि आर्मर, असलाहा, हथियार, ऑफ लॉ एंड फिलोसफी। Ben Jonson objected to such Spencer language when he said he writ no language. The purists like the learned men have called his language a gallimaufry of hodgepodge of all speeches। और जो है purist like learned Ben जो है उन्होंने क्या कहा इसको, have called his language a gallimaufry of hodgepodge of all speeches। उसने कहा कि ये जो है गैलीमॉफ्री है, यानी कि कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कहते हैं ना गतावा बना के रख देना। आपको पता है गतावा क्या होता है? बहुत सारी फूड्स का मिक्सचर होता है जो कि बकरियों को खिलाया जाता है चारा। उसने कहा उसने हॉच पॉच बना के रख दिया ऑफ ऑल अदर स्पीचेस, सारी स्पीचेस का। But much of this criticism nor based and so is wholly unjustified. Aristotle permitted use of an unfamiliar vocabulary, alteration and coinage of words for achieving a lofty style। अरिस्टोटल ने कहा, बाज लोग होते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि जी इस लैंग्वेज के अंदर दूसरी लैंग्वेज इंपोर्ट ही ना की जाए, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा नहीं, unfamiliar vocabulary, alteration of words or coinage of words for achieving a lofty style, that is God for the poetry। The only condition he put emphasis on was careful about the rules of decorum। ठीक है, उसने रूल्स ऑफ डेकोरम, यानी कि स्पेंसर इज ट्रू टू दिस लॉन्ग क्रिटिकल ट्रेडिशन। अभी देखें रूल्स ऑफ डेकोरम क्या था। एरिस्टोटल जो है उसने, देखें आप लोग जो है ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन पढ़ते हो, आप ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ते हो, आप कॉमेडी की डेफिनेशन पढ़ते हो, ठीक है, इसने हर तरह की डेफिनेशन, इवन इसने एपिक के बारे में भी लिखा कि एपिक होती है। ये जो आप जो डेफिनेशंस पढ़ रहे हो
ये सारी हम पोएटिक्स में पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म पार्ट 2 में जब आप आएंगे तो हम पहली बुक जो पढ़ रहे हैं हम पोएटिक्स एरिस्टोटल की पढ़ते हैं, हालांकि वो वैसे पार्ट 1 में पढ़ानी चाहिए, लेकिन शायद वो टफ बहुत है इस वजह से पार्ट 2 में रखी गई, क्योंकि पार्ट 1 का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो मुश्किल किताबें ना इन्होंने पार्ट 2 में कर दी। पार्ट 1 में होली लिटरेचर है एंड पार्ट 2 में क्रिटिसिज्म आता है। तो वो क्रिटिसिज्म की अगर आप बुक्स पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जितनी भी आप किताबें पढ़ें एक्चुअली दैट इज द बेसिकली कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ डिक्टम्स हैं जो कि एरिस्टोटल ने बयान किए थे और जिसकी बेस पे हम पोइट्री को जज कर रहे होते हैं कि इज इट द प्योर पोइट्री और द कन्वेंशनल और सो ऑन, जो भी है। He made English language very flexible and effective and forceful. He interchanged parts of speech, made one word to the service of another, freely dropped prepositions and thus imparted to English language a rare flexibility and beauty. He is truly the poet maker, who inspired the other to achieve greatness in the field. अब देखिए यहाँ पे ये पोएट मेकर है ना, ये truly the poet maker, इसको आपने अंडरलाइन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्पेंसर ग्रेट कंट्रीब्यूशन, इसी तरीके से हेडिंग्स नहीं देनी, आपने क्या करना है, ये बीच में लाइन को जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो आपने इसको कट मार्कर के साथ लिखना है और अंडरलाइन फॉर्म में लिखना है। कट मार्कर तो नहीं, सिंपल मार्कर एंड अंडरलाइन फॉर्म में, और देन इज द स्पेस सेंस एरिया, इस तरीके से आप लिखेंगे। इट हैज बीन एडमायर्ड बाय काउंटलेस critics and imitated by all poets, both great and small, since its introduction. The services, says J.R. Lowell, which Spenser did to our literature by his exquisite sense of harmony is incalculable. He is recognized as one of the premier craftsmen of modern English verse in its infancy. And one of the greatest poets in English language, ठीक है। और उसकी ये वो इसी वजह से वो प्रीमियर क्राफ्टमैन है मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स का, इन इट्स इन्फेंसी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, और एक ग्रेटेस्ट पोएट है इंग्लिश वर्ड्स का। यहाँ तक बेटा अब आपका आज पेंसिल कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन एनीथिंग जो समझ ना आए?